सो हमने पहले क्या पढ़ा था उसका एक बार हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने देखा था रजिस्टर, हमने देखा था कैपेसिटर, हमने देखा था इंडक्टर। फिर अगर इनके लिए वी नोट की बात करूं तो इसके लिए हो जाएगा रजिस्टर के लिए आई नॉट आर, कैपेसिटर के लिए हो जाएगा आई नॉट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। एक्स सी है वो, एक्स सी और एक्स एल है वो रेस्पेक्टिव रिएक्टेंस है, यानी ये हो गई कैपेसिटर की, ये हो गई इंडक्टर की रिएक्टेंस। और एल है वो होता है इंडक्टेंस, सी है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो रिएक्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों वर्ड्स का, तीनों चारों वर्ड्स का इनका ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें इनके अंदर, इसके अंदर रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, इसके अंदर एक्स सी, इसके अंदर एक्स एल, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/ओमेगा सी, और एक्स एल इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल। और अगर फेज की बात करें, वोल्टेज की, तो रजिस्टर के अंदर आई के साथ इन फेज विद आई, आई के साथ में फेज है वो सेम होगी। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज है वो लेग करता है करंट बाय 90 डिग्री, और इंडक्टर में वोल्टेज है वो लीड करता है आई बाई 90 डिग्री। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक होता है हाई पास फिल्टर, एक होता है लो पास फिल्टर। वो क्या होता है वो देखते हैं। और एक पॉइंट है वो मैंने इसे पहले डिस्कस किया था, वो है वी एल इज इक्वल टू प्लस एल डी आई बाई डी टी। सो ये इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस एल है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो करंट है वो चेंजिंग करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसके कारण जो वोल्टेज आएगा वो वी एल है। तो इस करंट को अपोज करने के लिए ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा, वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, वैल्यू विद डायरेक्शन जो भी है वो ये है, ठीक है। ईएमएफ
ये होता है अगर करंट चेंजिंग है तो। अब ये तो ईएमएफ है, एक्चुअल में इस पे कितना होगा, वो इसका अपोजिट, बिकॉज इधर करंट जा रही है तो इसका अपोजिट, यानी इसमें नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब क्योंकि ईएमएफ के विपरीत कुछ लगेगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो इंड्यूस्ड का ये अपोजिट होता है, तो माइनस ऑफ ईएमएफ। नेक्स्ट, हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर। एक होता है हाई पास फिल्टर, एक होता है लो पास फिल्टर। तो हमें पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी, वो होता है 1/ओमेगा एल। मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 1/ओमेगा सी। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर सी स्मॉल होगा तो एक्स सी है वो लार्ज होगा। सी स्मॉल है, कैपेसिटेंस स्मॉल है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाई होगा। एंड ऐसे ही अगर ओमेगा कम है तो एक्स सी हाई होगा। इसका मतलब एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, एक टाइप का रेजिस्टेंस है। मतलब ये ज़्यादा होगा तो करंट है वो कम होगी। सो डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के अंदर तो क्या हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे सर्किट होते हैं वो क्या कि हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा हाई होगा तो क्या होगा, एक्स सी लो होगा तो करंट है वो ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा है वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देते हैं, मीन्स हाई पास फिल्टर है वो। तो कैपेसिटर है वो हाई पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर क्या होगा, तो एक्स एल इज इक्वल टू हो गया ओमेगा एल, एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एल। अब अगर ओमेगा ज़्यादा होगा तो एक्स एल ज़्यादा होगा तो करंट है वो कम होगा। ओमेगा अगर कम होगा तो एक्स एल कम होगा तो करंट है वो ज़्यादा होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो करंट ज़्यादा होगी, मीन्स
लो पास फिल्टर मतलब ये कम फ्रीक्वेंसी है उसको जाने देता है तो लो पास फिल्टर हो गया। सो इसके लिए हम एक थ्योरी लिखते हैं, वो याद रहेगी अच्छे से कि लो पास फिल्टर है उसके अंदर क्या होगा कि उसके एग्जांपल है जैसे पावर सप्लाई होती है उसके अंदर और रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर, रेडियो के अंदर जो यूज़ लेते हैं हम। तो क्या होगा कि लो पास फिल्टर है उसके अंदर क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज applied to the inductor gives only a small current while a lower frequency voltage of the same amplitude मतलब वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो सेम है, अपन फ्रीक्वेंसी है वो लो कर दी तो ये क्या है लार्ज करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो पास होने देगा। तो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है तो इंडक्टर्स है इनको हम सर्किट एप्लीकेशंस उनमें यूज़ लेते हैं, पावर सप्लाईज के अंदर यूज़ लेते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस फिल्टर्स के अंदर यूज़ में लेते हैं। तो इनमें क्यों लेते हैं क्योंकि ये क्या करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देंगे और लो फ्रीक्वेंसी को तो पास होने देंगे क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए इनकी रिएक्टेंस है वो कम होगी तो इसको लो पास फिल्टर बोल देते हैं। और हाई पास फिल्टर है तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो जो डिवाइसेस होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पास होने देती है वो हाई पास फिल्टर। तो इसके अंदर क्या होगा कि ग्रेटर द कैपेसिटेंस ग्रेटर होगी, हायर द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर विल बी एक्सी। तो कैपेसिटर टेंड्स टू पास हाई फ्रीक्वेंसी करंट एंड ब्लॉक लो फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या ब्लॉक कर देगा लो फ्रीक्वेंसी करंट को। सो ये हो गया हाई पास फिल्टर, अपोजिट है इंडक्टर का। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कि
जो रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, इनका ओमेगा ग्राफ, यानी आर ओमेगा ग्राफ, आर एक्स सी ग्राफ, आर एक्स एल सॉरी आर ओमेगा ग्राफ, एक्स सी ओमेगा ग्राफ, एक्स एल ओमेगा ग्राफ। सो एक्स एक्सिस पे लेता हूँ मैं ओमेगा, और इधर मैंने ले लिया सपोज रेजिस्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रहेगा वो कांस्टेंट। तैयार ग्राफ हो गया। अब मैं रिएक्टेंस का वर्टिकल एक्सिस पे ले लेता हूँ। तो रिएक्टेंस एक्स सी की बात करूँ तो एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, एक्स एल होता है ओमेगा एल। तो यहाँ से ओमेगा के प्रोपोर्शनल है एक्स एल। तो और ग्राफ है वो y बराबर एम एक्स को फॉलो कर रहा है, इंटरसेप्ट कोई है नहीं। तो C0 तो ग्राफ है वो सेंटर से पास करेगा, और स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हो गया XL का। तो XL है वो ओमेगा के साथ, ओमेगा इंक्रीज होने के साथ XL इंक्रीज होगा। फिर XC है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो XC है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ घटेगा। तो ये XC। तो ये ग्राफ हो गया रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस इनका फ्रीक्वेंसी के साथ। R है वो इंडिपेंडेंट होगा, ये XL है वो प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि VR इज इक्वल टू होता है IR। ये यूनिवर्सल है, ओके। फिर V0 अगर रजिस्टर की बात करें तो वो हो जाएगा I0R। ये भी ओके है। फिर V0 अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो वो हो जाएगा I0 XL। ये भी ओके है। फिर मैं बात करूं V0 कैपेसिटर के लिए तो ये हो जाएगा I0 XC। ये भी ओके है। फिर एक आता है, इसके इक्विवेलेंट देखें हम, तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, VL इज इक्वल टू IXL। ये नहीं होता, ये गलत है। VC इज इक्वल टू IXC, ये गलत है। तो ये गलत क्यों है, बिकॉज I और
वी की इंस्टेंटेनियस वो है, वो फेज है, वो अलग होती है। तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें याद ये रखना है कि V instantaneous voltage across resistor is equal to instantaneous current from circuit into resistance at any time, but this will not fit to inductor and capacitor. Maximum voltage or peak voltage, peak current, for that this formula is valid, because here sine omega t and plus 5/2, that whatever that is, that will be equal to 1. So there is no role of phase in peak value of current and voltage. This is because there is a phase difference between voltage and current in both an inductor and a capacitor. ओके, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर है, उसके अंदर, इन दोनों के अंदर V एंड I के अंदर फेज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर है कि एक रेजिस्टेंस है, वो है 100 ओम का। एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है 4 हेनरी, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है वो है 2 वोल्ट इंटू साइन 10 की पावर 3 t रेडियन पर सेकेंड में। सो इसकी फर्स्ट इसके अंदर निकालो, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ सर्किट करंट। तो सर्किट करंट हमें पता है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वो IR होती है। फॉर रेजिस्टेंस इंस्टेंटेनियस voltage and current can be calculated by this formula. So यहाँ से I हो जाएगा 2 sin 1000 t upon 100। तो ये हो गया 0.02 sin 1000 t इंस्टेंटेनियस करंट का ये फॉर्मूला हो गया। फिर ये बोल रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो
तो ओमेगा है 10⁻³ एंड 4 है वो 4 हेनरी है वो। ऐसा यूनिट है तो वो भी इंडक्टेंस, तो ये हो गया 4000 ओम। यूनिट विल बी same as that of resistance because it's basically in resistance. Derive an expression for voltage across inductor. सो हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर करंट है वो रेजिस्टर की सेम होगी। करंट है वो होगी I = 0.02 sin 1000t। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालना है हमें। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है V0 = I0 XL मीन्स I0 ओमेगा L। तो यहाँ पे I0 कितना है I0 हो गया 0.02 0.02 इंटू 4000 हो गया XL। तो ये हो जाएगा 2 × 40 80 वोल्ट। ये हो गया पीक। तो पीक V0 है वो हो गया 80 वोल्ट। अब मुझे एक्सप्रेशन निकालना है V का, V अक्रॉस इंडक्टर VL = V0 sin ओमेगा t + phi। ये होता है V0 मेरे को पता है 80, ओमेगा मेरे को पता है 1000, फाई मेरे को निकालना है। तो फाई कैसे आएगा तो ये कौन सा सर्किट है ये सर्किट है RL सर्किट। RL circuit means voltage leads current by 90 degree। 90 डिग्री तो फाई है वो 90 डिग्री हो गया। सो VL = V0 हो गया 80 sin 1000t + 90 डिग्री। ये एक्सप्रेशन हो गया इंडक्टर के अक्रॉस जो है वोल्टेज का। सो ये तो हो गया क्वेश्चन। इसमें ध्यान क्या रखना है कि फाइनल एक्सप्रेशन तीनों आंसर्स है वो आ गए स्क्रीन पे। फर्स्ट सेकंड का आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट का दे रखा है, सेकंड का दे रखा है और ये थर्ड का आंसर हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना ये है, जो नोट करना है वो क्या है।
नोट ये करना है कि जो पीक करंट है वो सेम होगी इंडक्टर और रेजिस्टर के बीच। पीक वोल्टेज अगर रेजिस्टर के अंदर बात करें V0 वो है 2 वोल्ट एंड फॉर इंडक्टर V0 L is equal to 80 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है वो रजिस्टर के क्रॉस। ऐसा इसलिए होता है कि करंट है वो सेम है सर्किट के अंदर एंड रजिस्टर के अंदर वोल्टेज एंड करंट है वो फेज में, बट इंडक्टर के अंदर वोल्टेज एंड आई के बीच में 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। तो करंट तो फिर भी दोनों में सेम होगी। पीक करंट है वो दोनों में सेम होगी, बट पीक वोल्टेज के अंदर फर्क आ जाएगा। तो ये चीज इसके अंदर नोट करनी है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग है वो डिस्कस करेंगे। वो है फेजर अलजेब्रा। सो इसके अंदर ये है कि जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं जो इसी के अंदर हम यूज लेते हैं, वो सर्किट एनालिसिस के अंदर अगर कोप्लेनर है, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन के अंदर जो भी जैसे करंट होगी, वोल्टेज होगी, जो एक प्लेन में उनको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। और इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फेजर्स। सो ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर सपोज कि एक वेक्टर है, वो है ए। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो स्मॉल ए मान लेता हूँ मैं, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो स्मॉल बी मान लेता हूँ। ये एंगल है थीटा। तो इसको हम a इज इक्वल टू ए प्लस जे बी से लिखेंगे। यहाँ पे जे है वो, जे क्या है यहाँ पे, जे है वो जे ऑपरेटर, ये जे ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है कि ये जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका मतलब जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं उससे इसकी डायरेक्शन है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है।
मतलब एक्चुअल में मेरे को लिखना तो ये था कि ए इज इक्वल टू ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ। ओके, मुझे पता है आई कैफ जे कैफ, आई कैफ है एक्स डायरेक्शन, जे कैफ है वाई डायरेक्शन, जैसे हम वेक्टर में करते हैं। अब मुझे ये आई कैफ जे कैफ लगाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम एक जे ऑपरेटर यूज़ लेते हैं। उसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू, ए की डायरेक्शन मेरे को पता है, मेरे को पता है इसकी डायरेक्शन है प्लस एक्स डायरेक्शन में मेरे को पता है, मैंने नहीं लिखी, ठीक है। फिर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बी की डायरेक्शन है वो इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं बी को जे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जे का मतलब होता है, जे ऑपरेटर का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा इसके जो दूसरी क्वांटिटीज ऐड की है। सो ये हो गया। फिर यहाँ पे tan थीटा क्या हो गया, बी अपॉन ए, सेम जैसा वेक्टर के अंदर होता है। अब इसका जे ऑपरेटर का एक और देख सकते हैं हम, वो है कि सपोज when a given phasor A, the direction of which is along the x-axis, एक फेजर दे रखा है हमें A, वो क्या है x एक्सिस के अंदर है, एक सपोज करते हैं। फिर इज मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जे ऑपरेटर से। तो फिर एक न्यू फेजर आता है, वो होगा जे ए, और ये होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए। इट मीन्स ये अगर एक्स एक्सिस में है तो ये होगा वाई एक्सिस में। अब मैं इसको जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर ए। सो ये हो जाएगा, ये वाई एक्सिस में है, इससे 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस में आ गया ये। सो ए था वो था प्लस एक्स एक्सिस में, और ये आ गया माइनस एक्स एक्सिस में। तो यहाँ से ये हो जाएगा जे स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, जे स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1। सो जे ऑपरेटर की वैल्यू है वो हो जाएगी √-1। सो सिंपल सी थिंग है कि जे ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दें कोई क्वांटिटी को तो उसकी डायरेक्शन है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी उसकी एक्चुअल डायरेक्शन से। तो ये है जे ऑपरेटर।